गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चार्टिकल चैट्स। आपका स्वागत है मार्केट का मॉर्निंग डोज के एक और नए वीडियो में। आज है 26 अप्रैल। स्क्रीन पे आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो है 25 अप्रैल का। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 2823 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स 272 करोड़ के बेचे हैं, जिसमें से निफ्टी 50 875 करोड़ की बेची है और बैंक निफ्टी में 493 करोड़ की खरीदारी की है। मिड कैप में 119 करोड़ की खरीदारी की है। फाइनेंशियल निफ्टी में 10 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 10,680 करोड़ रुपए के। यहाँ से टेक अवे एफआईज की तरफ से ये है कि 7,500 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी की गई है। आज नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। कल पुरानी सीरीज एक्सपायर हुई है अप्रैल की, और पॉजिटिव डेटा आ रहे हैं फ्यूचर्स के। तो ये हमें दिखाता है कि पॉजिटिव रोल ओवर्स हुए हैं। पिछले महीने की पॉजिटिव पोजीशन को इस अगले महीने के मई फ्यूचर्स में कन्वर्ट किया गया है। रोल ओवर्स हुए हैं पॉजिटिव। डीआईएच ने कैश मार्केट में 6,167 करोड़ की खरीदारी की है। बड़ा एक्शन जो है वो है इंडेक्स ऑप्शंस में 90,000 करोड़ के आसपास, 89,371 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ये ऑप्शंस खरीदे गए हैं इंडेक्स में ओनली। और ये हमें क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि 4-5 दिन से जो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रही है, इंडिया विक्स गिरे जा रहा है। आप ऑप्शन सेलिंग करके चलिए। आयरन फ्लाई, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, कुछ भी जो भी आप करते हैं वो करके चलिए, आपका अच्छा बेनिफिट होगा। आज से ये स्टांस मैं चेंज करता हूँ। अब वैसे तो ये 90,000 का बड़ा आंकड़ा कल एक्सपायरी की वजह से भी है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हुए थे कल। उनकी कवरिंग हुई है। ऑब्वियसली एक्सपायरी डे था और मार्केट ने एक तरफ डायरेक्शनल मूव भी दिया है। तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से 90,000 करोड़ का डेटा है, लेकिन पूरा डेटा शॉर्ट कवरिंग का भी नहीं है। हम अपनी सेलिंग की स्टांस को बाइंग की स्टांस में ले जा सकते हैं। अब बाजार में जो पैसा बनेगा वो बाय करके बनेगा। अब आइडियल स्ट्रेटजीज जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए रहेंगी वो आयरन फ्लाई वगैरह नहीं रहेंगी। अब आइडियल स्ट्रेटजीज रहेंगी बुल कॉल स्प्रेड्स, बियर पुट स्प्रेड्स, कि एक पुट खरीदिए, उसके बाद दूर की कोई पुट बेच दीजिए। एक कॉल खरीदिए, उसके बाद दूर की कोई कॉल बेच दीजिए। जिसे आयरन फ्लाई टाइप की स्ट्रेटजीज में ट्रेड करना है, वो अपने आयरन फ्लाइज को कैलेंडर स्प्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेडल बेचिए इस करंट वीक का और स्ट्रेंगल खरीद लीजिए अगले वीक का। जिनके ये बात बिल्कुल ऊपर से जा रही है वो जुड़े रहिए। धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहे हैं उनको ये बातें समझ आ रही होंगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। डाउ जोन्स में 375 पॉइंट्स, 1% की बड़ी गिरावट हुई। 23 पॉइंट की गिरावट हुई S&P 500 में। नास्डैक में 100 पॉइंट्स और स्मॉल कैप 2000 में 16 पॉइंट्स। लेकिन इतनी ही बात नहीं है ये। अच्छा, फाइव विक्स गिरा है लेकिन इसके बावजूद, लेकिन 3-4% की गिरावट को हम कुछ नहीं मानते इसमें, तो न्यूट्रल ही है ये। अभी देखते हैं चार्ट्स पे क्या रुझान है, क्योंकि कल सारी मार्केट्स में एक्सपायरीज हो रही हैं। अभी लास्ट वीक चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डेटा डिस्टॉर्टेड है। जो आपको एग्जैक्टली राइट साइड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वैसा नहीं है। आप चार्ट्स पे ही देख के समझिए। यहाँ समझने की बात यह है कि कल आया जीडीपी का डेटा यूएस का। जीडीपी आया अनुमान से बहुत ज़्यादा कम। तो जब जीडीपी जो अनुमान था उनके सेंट्रल बैंक का और एनालिस्ट्स का, वो उससे कम आता है, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर होती है। और शेयर मार्केट डायरेक्टली लिंक्ड है देश की इकोनॉमी से। अल्टीमेटली द प्राइस इज स्लेव टू द कंपनीज परफॉर्मेंस, एंड कंपनीज परफॉर्मेंस इज ए स्लेव टू द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा होगा कहीं भी अक्रॉस इंटरनेट, अक्रॉस न्यूज़ चैनल्स। वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इस न्यूज़ पे नी जर्क रिएक्शन आना तो तय था ही, वो आया।
मार्केट एक बार 500 साढ़े 500 पॉइंट तक भी डाउन गया था यूएस का। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि फिलहाल इकोनॉमी की ग्रोथ से बड़ा, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए को कोई नहीं पूछ रहा है अभी। इकोनॉमी की ग्रोथ से बड़ा जो फैक्टर है वो है रेट कट्स। रेट कट्स तब तक नहीं होंगे जब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई कम तब तक नहीं होगी जब तक इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों के पास पैसा होगा, वो घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में खर्च करेंगे। नॉर्मल इकोनॉमी में कोई गाड़ी 5 साल में बदल रहा है तो ग्रोइंग इकोनॉमी में वो 3 साल में बदलता है। तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और डिमांड के साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अभी फर्स्ट डेटा आया है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। इकोनॉमिक स्लोडाउन है, लेकिन लास्ट जो डेटा था उसमें महंगाई ऊपर है। ये सिचुएशन भी बहुत खराब होती है, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, कि ना तो इकोनॉमी बढ़ रही है और साथ में महंगाई भी बढ़े जा रही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ सकती हैं, इसलिए इसको कह देते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगनेंट ग्रोथ हो गई है। और जो जिस इनवर्स प्रोपोर्शन में चलते थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। ये इसको इस चीज को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मोटी मोटी मतलब बाजार में ट्रेडिंग के लिए जितना समझना जरूरी है उतना समझा रहा हूँ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। स्टैगफ्लेशन के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन उसकी यही है। ओवरऑल इसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिलहाल करंट सिनेरियो में ये फेड के इंटरेस्ट रेट कट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। अब हो सकता है कि आगे जाके अगला जो महंगाई का आंकड़ा है वो आए कम, और उसके कम आते ही यूएस में इलेक्शंस हैं। फेड तो वेट ही कर रहा है कि उसे कोई बहाना मिले वो, और वो रेट कट करे। रेट कट करते ही हमारा मार्केट भाग जाएगा। मेन इशू अब ग्रोथ का नहीं है। अब मेन इशू जो चल रहा है वो लिक्विडिटी का है। बहुत टाइम से यूएस के इंटरेस्ट रेट्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर हैं, इनका नीचे आना जरूरी है। इनके नीचे आते ही ग्लोबल इक्विटीज भागेंगी, क्योंकि लगभग सारे एफआईआईज जो बड़े ट्रेड करते हैं वो यूएस में ही बेस्ड हैं, और उनको इस हाई इन्फ्लेशन की वजह से, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है। अब इस पिछली 2 मिनट की बात को बार बार सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और इंटरप्रिटेशन है। इसे आप याद रखना। जरूरी नहीं है कि अगली बार जब डेटा आएगा तो भी मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो देखिए, एक मेजर रिएक्शन आया, लेकिन एक्चुअली मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई गिरेगी, आगे इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। उसी वजह से देखेंगे तो आपको अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई देगी। यहाँ भी ये -41 है, लेकिन एक्चुअली आप देखिए, ये तो पिछले कई दिन के लेवल्स को पार करके लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है, मतलब पिछले कई दिन के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो नेस्डेक 100 में भी सुबह मेटा के रिजल्ट्स तो कल खराब आए थे। आज कोई दो बड़ी माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ एक और बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं मॉर्निंग में यूएस में। वो रिजल्ट से बेहतर आए, तो उन रिजल्ट्स के दम पे ये मार्केट कल भाग गया है। ये यहाँ से गिरावट हुई थी उस न्यूज़ के बाद कि जीडीपी कम आया है, लेकिन उसके बाद ये पूरा रिकवर हुआ और सुबह फ्यूचर्स इसके हाई ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ बेटर रिजल्ट्स जो यूएस मार्केट की क्लोजिंग के बाद आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक और बड़ी कंपनी के रिजल्ट आए हैं, दोनों अच्छे आए हैं। सिमिलर एक्शन यूएस 500 में, जिस वजह से कल गिरा था, उसका कोई असर नहीं है, ऊपर चला गया है। तो ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनकी वजह से आप नेगेटिव देख के आज बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो जाना। इस वजह से तो हम नहीं गिरेंगे। अगर गिरेंगे तो इसकी कोई और वजह होगी, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनमें अपने देश के फैक्टर्स की वजह से कोई
रिएक्शन आया और उस रिएक्शन की पूरी रिकवरी भी लगभग लगभग हो चुकी है, छोड़ के स्मॉल कैप इंडेक्स को। स्मॉल कैप इंडेक्स इनका उतना रिकवर नहीं कर पाया जितना कि बाकी तीनों इंडाइसेस ने किया है। आगे देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। ये भी, इसमें भी सिमिलर इशू है। अभी 120 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। कल की न्यूज़ के बाद देखिए जर्क आया था लगभग 50 पॉइंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद रोल ओवर हुआ है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है। तो ये निफ्टी फ्यूचर्स में ही ट्रेड होती है, इसका कोई इंडेक्स भी नहीं है अलग से दिखाने के लिए। इसका अंडरलाइंग इंडेक्स हमारा निफ्टी ही है। ये अभी गैप अप जरूर दिखा रहा है 120 पॉइंट का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कल बंद हुआ था लगभग एक्चुअल बेसिस पे 650-55 के आसपास। तो अभी आप मान लीजिए 30-40 पॉइंट के आसपास की ही तेजी है। 120 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये नहीं है। सिर्फ आज के लिए डेटा डिस्टॉर्टेड रहेगा सारा, कल से फिर से अलाइन हो जाएगा। कोई नेगेटिव संकेत ना हमारे गिफ्ट निफ्टी ने लिए हैं, ना आपको लेने की जरूरत है ग्लोबल मार्केट से। एफआईज भी पॉजिटिव, डीआईज भी पॉजिटिव, ऑप्शन का डेटा भी पॉजिटिव ही मान लीजिए, क्योंकि बड़ा मूव दिखा रहा है। तो कम से कम एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, कहीं मूव करेगा मार्केट। ऐसा नहीं होगा कि 50 पॉइंट बढ़ गया, 50 पॉइंट फिर गिर गया, फिर इधर और उससे नीचे 50 पॉइंट चला गया, फिर रिकवर होकर 50 पॉइंट ऊपर आ गया। ये सब नहीं होने वाला है। आपको डायरेक्शनल मूव देखने की संभावना ज्यादा है, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ आ गया याद, डिस्क्लेमर भी दे दूं। डिटेल्ड डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटी मोटी बात बता देता हूँ। मेरी कोई भी डायरेक्ट खरीदारी और बिकवाली की किसी भी चीज में राय नहीं है। मैं अपना व्यू पॉइंट पेश कर रहा हूँ और एजुकेशनल पर्पज से आपको एनालिसिस करके लाइव दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी सीख पाएं कि मार्केट को किस तरीके से रीड किया जाता है। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, मेरे दिखाई हुई किसी चीज के बेसिस पे भी कोई ट्रेड लेना है, तो मेरी स्ट्रिक्टली हाथ जोड़ के यही सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, जो कि रजिस्टर्ड हो सेबी के साथ। और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने विवेक से काम लेके जो भी आपका डिसीजन लें, अपने दम पे लें। जापानीज मार्केट्स को छोड़ दीजिए, इसमें बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखो, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड। ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के ऊपर, ये नेकलाइन डलेगी ऐसी कुछ। तो लगभग 38,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, फिर नेक्स्ट लेवल इसका 38,400 बनेगा। तो इससे हम मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा। ओवरऑल बस जापानीज मार्केट्स का हाल देखने के लिए ही इसे यूज़ करते हैं। तो जापानीज मार्केट सुबह फ्लैट है अभी। ये ब्रिटेन का फुटसी, ये तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया ही जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट है। सुबह सुबह हमारे मार्केट से थोड़ा पहले खुलता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। इसकी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हमारे ट्रेड में नहीं है। ओवरऑल माहौल देखोगे तो ये भी फ्लैट ही चल रहा है अभी। कल यूएस वाली न्यूज़ को इसने भी पूरा रिकवर कर दिया है। वो न्यूज़ को नॉन न्यूज़ मान के चलिए आप। अगर उस न्यूज़ को डर दिखा के मार्केट किसी तरह से गिर भी गया, तो नीचे से बाइंग जरूर आएगी आज मार्केट। ये अच्छी बात है। गोल्ड नीचे फिसल रहा है, नीचे के लेवल्स पे बना हुआ है। सिल्वर नीचे फिसल रहा है, नीचे के लेवल्स पे बना हुआ है। इसको कम ही रहना चाहिए, इसे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इक्विटीज के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी पॉकेट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। नीचे ही है अभी, कुछ ऊपर जाने के कोई खास संकेत तो ये दिखा नहीं रहा है। हाँ, एक ये लेवल है $2340 का। इसको अगर ये पार करेगा तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ भाग के और अपने हाइस की तरफ जा सकता है। इस पे नज़र रखिए। यहाँ से इन लेवल्स का अगर कोई ब्रेकआउट आता है, तो एक बार के लिए इक्विटी वाले शिफ्ट हो सकते हैं। उसकी वजह से इक्विटी में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। क्रूड ऑयल 84, कल बढ़ा है ये।
ये थोड़ी चिंता की बात है। अब अपने खतरे के निशान से सिर्फ 1 1.5 रुपया दूर है। 1 ही रुपया दूर है, 1 रुपये 27 पैसे। 85 के ऊपर हमारे मार्केट्स के लिए एटलीस्ट ये हाईली नेगेटिव होगा। इस पे ज़रूर नज़र रखिए 85 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे इससे ऊपर निकलता दिखाई दे, किसी की शॉर्ट टर्म इंट्राडे इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन हो, तो मेरे हिसाब से तो स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मर्जी। नेगेटिव एक्शन है क्रिप्टो करेंसीज में, वही लिक्विडिटी क्रंच। अगर लिक्विडिटी क्रंच है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इसे सब लोग तो खरीदते नहीं है। किसी के पास फालतू पैसा पड़ा होता है, वही खरीदता है। तो एक्सेस लिक्विडिटी के सिनेरियो में ही ये भागते हैं। अगर लिक्विडिटी एक्सेस में नहीं होगी बाजार में, तो ये नहीं चल सकते। अब आ जाओ अपने मार्केट्स पे। आजकल ग्लोबल मार्केट्स का डिस्कशन करते 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 निफ्टी का तो हम कर ही लेते हैं। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ चुका है। फाइनल लेवल अपना है यहाँ 22,800 के आसपास, 22,750 के आसपास। इसको अगर क्रॉस करता है, इस ब्लैक लाइन को, इसमें आप कल का वीडियो देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एनालिसिस है, कोई फर्क नहीं है। अच्छी बात है, अगर आपको फ्लैट मिले तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं बाइंग। मैं तो करूँगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल 22,470-75 का ये लेवल है। इसके नीचे अगर जाने लगेगा, मेरी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, तो मैं उसे एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो मैं इसमें बना रहूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 22,777। ब्रेकआउट इस्टेब्लिश्ड है। अगर कहीं भी 22,500 22,550 के बीच कहीं भी मिलता है, तो एडिशनल पोजीशन में बना सकता हूँ इसमें, लॉन्ग साइड पे। जितना नीचे मिले उतना अच्छा। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आके जो पहला लेवल हमने मार्क किया था, वहीं पे जाके अटका। वहां से वापस नीचे गिर रहा है। अब दोबारा से 48,600 के आसपास का इस ब्लैक लाइन का फिर से ब्रेकआउट हो। 48,500 की है, कितनी की है? 48,537 की है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट फिर से होता है, तो 49,000 के अगले लेवल्स के लिए अब इस टारगेट को हम बढ़ा देते हैं। कल नहीं बढ़ा सकते थे, आज बढ़ा देते हैं। आज कर देते हैं इसे हाईएस्ट लेवल, 49,370। सॉरी, 49,050। 49,050 का लेवल अब आ सकता है, अगर 48,600 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है। ये वाली ब्लैक लाइन टू बी प्रिसाइज 48,537 के ऊपर का ब्रेकआउट आज फिर से आएगा, तो मैं फिर से बाइंग पोजीशन बनाऊंगा इसमें। स्टॉप लॉस रखूंगा इस कैंडल के लो का 48,424 का, और टारगेट रखूंगा 49,050 का। बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। शॉर्ट साइड पे मुझे कोई लेवल डिस्कस नहीं करना है, ना ही कोई मेरे को ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ट्रेंड अप है। तो अगेंस्ट द करंट जाके कोई भी आज तक किनारे पे नहीं पहुंच पाया है, तो उसका कोई फायदा नहीं। फाइनेंशियल निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है। अगर ये, इसमें मेरी लॉन्ग पोजीशन नहीं है आज, इसमें भी मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचूंगा। अगर मेरे को फ्लैटिश मिलता है, थोड़ा बहुत और 20-30 पॉइंट नीचे मिल जाए, तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे एक लगता है कि एक बार मार्केट जहाँ खुलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप से नहीं खुले, नॉर्मली 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुले, तो पक्का भागेंगे, खुलते ही बाइंग आएगी। मिड कैप सेलेक्ट, मिड कैप सेलेक्ट फंसा हुआ है।
10,902 का ब्रेकआउट चाहिए हमें। सेम टू सेम कल वाला एनालिसिस है, कोई फर्क नहीं है। 10,902 से ऊपर से नीचे जब तक ये बना हुआ है, कोई इसमें बुलिश ट्रेड नहीं है। अगर मैं शॉर्ट ट्रेडर होता तो यहीं पे इसको शॉर्ट कर देता 10,902 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फिलहाल मार्केट का माहौल पॉजिटिव है तो शॉर्ट हम करेंगे नहीं। 10,902 के ऊपर ये अभी निकला नहीं है। आज अगर निकलेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स में वहां के जैसी गिरावट है तो मुझे लगता नहीं है आज ये जल्दी से निकलेगा। अगर निकल गया तो जरूर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट रखेंगे 11,026 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 10,866 का। 850 मान लो। मिड कैप 100 ने हमें अच्छी बाइंग दिखाई है कल। 236 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 भी लगभग 1% बढ़ के बंद हुआ है। ये तो ऊपर 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 जाए जा रहा है जैसे मार्केट पे किसी चीज का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है। दुनिया मरती लड़ती रहे, वॉर होता रहे, इसे मतलब नहीं है। स्मॉल कैप इंडाइसेस भाग रहे हैं और स्मॉल कैप भागने का मतलब आप समझ ही रहे हो। स्मॉल कैप कौन खरीदता है? आप खरीदते हो स्मॉल कैप और मैं खरीदता हूँ। तो बढ़िया मजे आ रहे होंगे। चलने दीजिए इसे, आगे चलिए। यूएसडी आईएनआर डिस्कस किया था क्या पीछे? फ्लैट है, कोई नई बात नहीं है। वही है, ये लाइन लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसके ऊपर जाए तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन को जरूर संभालिए। बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करो, नहीं हो रहा है तो स्टॉप लॉस को ध्यान करो, मार्क कर लो चार्ट पे। उस स्टॉप लॉस के नीचे आए तो चुपचाप निकल जाओ। हमेशा देगी नहीं मार्केट, कुछ ना कुछ वापस भी लेती है। हाँ, अगर ये आ जाए 83.2 के नीचे, आज ही गिर के किसी तरीके से, तो फिर बढ़िया और कॉन्फिडेंस से बाइंग की जा सकती है इक्विटीज में, इसमें नहीं। ये बिल्कुल गिरा हुआ है। जीवन भर के लॉस पे चल रहा है ये। इससे ज्यादा नीचे ये बस टच करके वापस आता है, क्लोजिंग बहुत ही कम देता है। ये देखो, टच करके वापस, टच करके वापस। क्या ही जाएगा इससे नीचे? ऑप्शन के प्रीमियम खत्म ही हो जाएंगे 10 से भी नीचे। ये अगर ज्यादा ट्रेड करने लगेगा तो कोई ऑप्शन सेलिंग करेगा ही क्यों? प्रीमियम ही नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। तो फियर बिल्कुल भी नहीं है बाजार में। सबको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मोदी जी की सरकार वापस ही आएगी, 400 पार सीटें आएंगी ही आएंगी। अगर इस मामले में कोई भी गड़बड़ होती है, यूएस फेड कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे देता है या बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आती है। अगर बीजेपी मार्केट, अच्छा मार्केट को बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, मार्केट को सरकार चाहिए मेजोरिटी की। मेजोरिटी आ जाए, किसी की भी आ जाए, तो मार्केट भागेगा। मेजोरिटी नहीं आई, उथल पुथल वाली जोड़ तोड़ वाली सरकार सरकार बनी तो मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट को चाहिए क्लियर पॉलिसी डिसीजन जिसके बेस पे वो ट्रेड कर पाए। बिजनेसमैन को चाहिए क्लियर पॉलिसी। उसको ये नहीं चाहिए कि आज मैं अपना कोई प्लान बना लूं, कोई खर्चा कर दूं, किसी हिसाब से कुछ कर लूं, कल को पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ होके सरकार अपनी पॉलिसी, मैंने जिस हिसाब से काम किया था उससे उल्टा कर दे, मेरा तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बिजनेसमैन भी स्टेगनेंट हो जाते हैं जब सरकार मिली जुली होती है। तो सरकार चाहिए बहुमत की, तो जिसे भी वोट दो, दबा के वोट दो, सब लोग वोट दो। इलेक्शंस आने वाले हैं, किस कईयों के स्टेट में तो चल ही रहे होंगे। सरकार बनाओ बहुमत की, जिसकी भी बनानी है। ये ग्रीन लिस्ट में दिखाई जा रहा हूँ 5-6 दिन से आपको। यहाँ से लेके सॉरी, वीकली चार्ट आ गया। टाटा स्टील मैं रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ, मेरी इसमें पर्सनल बाइंग पोजीशन भी थी।
आज भी मेरी इसमें बाइंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। ऑप्शन के थ्रू मैंने इसमें ट्रेड ट्रेड लिया हुआ है पूरा। यहाँ से मैं बाइंग करके बैठा था 168 के आसपास से। उसके बाद ये पूरा नीचे आया, मैंने इससे कोई एग्जिट नहीं किया है। अब पूरा राउंडिंग बॉटम बना रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है ये ब्रेकआउट आ जाएगा। इस बार ब्रेकआउट नहीं आया, 160 से 970 के आसपास से ये वापस घूम के नीचे की तरफ जाने लगा, तो अब होल्ड नहीं करूंगा। टाइम स्टॉप लॉस भी कोई चीज़ होती है। इसमें हमने होल्ड करा हुआ है। कल सारे बैंक्स भाग गए कोटक बैंक के चक्कर में कि उसके कस्टमर हमें मिलेंगे, लेकिन ये नहीं भागा। भागना है इसे। इसे भी रोका जा रहा है जानबूझ के, रिटेल इन्वेस्टर्स को सता के बाहर निकाला जा रहा है। ये यहाँ कैसे चला गया। सिप्ला सिप्ला में हमारी बाइंग पोजीशन है 3 दिन से। मैंने यहाँ रिकमेंड किया था, अपने लिए पोजीशन बनाई थी, ऊपर आया, यहाँ तक आया, मैंने अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया था कल। अब आज देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेवल, ये 3094 के आसपास। यहाँ बार बार आके रिकवरी आ रही थी, बार बार रिजेक्शन आ रहा है। थोड़ी सी देर के लिए आता है, इसीलिए बड़ी बड़ी बत्तियां बन रही है नीचे, कोई क्लोजिंग नहीं आई है। तो इन्हीं बत्तियों के नीचे हम लगा देंगे अपना अगला ट्रेलिंग, जो कि है ये 1394 का लेवल है। इस लेवल के नीचे अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है। बाइंग पोजीशन में बने रहेंगे 1476 के टारगेट के लिए। इसके अलावा ये सारे स्टॉक्स भी बुलिश हैं। डिटेल्ड एनालिसिस बाद में देंगे। एक और अच्छी बाइंग पोजीशन मैंने बनाई है। इसमें मुझे आरएसआई और वॉल्यूम इंडिकेटर्स का डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था, तो इसको मैं बना रहा हूँ। इसकी में मैंने फ्यूचर्स में बाई किया हुआ है। बाई किया है डाइवर्जेंसेस के बेसिस पे। ब्रेकआउट नहीं आया है, आइडियली मुझे बाई करना चाहिए था 13,100, सॉरी 1,31,127 के ऊपर ही, लेकिन मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये गिरा हुआ है। बढ़िया वीकली लेवल्स पे अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद इसमें करेक्शन आया था। आज वीडियो लंबा बन गया है, मैं आपको इसमें फिबोनाची लेवल्स भी लगा के दिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स पे भी है। वहां से ये रिकवर करके अब शायद ऊपर चला जाए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड वॉल्यूम एक्शंस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे आरएसआई पे दिखाई दे रहा है। तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद नहीं, ब्रेकआउट से पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत लंबा बन गया है। थैंक यू, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।